अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो शहज़ादो? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल एयरलेस कंसेप्ट में खुशामदीद कहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कूलम लॉ। आज के वीडियो लेक्चर में हम कूलम लॉ का पोस्टमार्टम करेंगे। इनको एक बेहतरीन तरीके से और इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इनको आज हम प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है? तो कूलम लॉ, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास एक फिज़िस्ट थे, एक फिज़िस्ट थे, ठीक है, जिसका नाम था ऑगस्टिन डी कूलम। ठीक है? और वो फिज़िस्ट आपको चलो मैं दिखाता चलूँ। वो ये फिज़िस्ट थे, ठीक है, ये उनकी ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, और ये उस टाइम की पिक्चर है जब उन्होंने कूलम लॉ को प्रपोज़ किया। इनके हाथ में आप देख सकते हो कि वो अपरेटस भी मौजूद है, जिसके ज़रिए से इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इस अपरेटस को कहा जाता है टॉर्जन बैलेंस। कूलम लॉ को समझने के लिए इस अपरेटस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कूलम का प्रोसीजर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये टॉर्जन बैलेंस जो हमारे पास है, ठीक है, चलिए मैं आपको ये टॉर्जन बैलेंस जो है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसकी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो ये है। ये इस तरीके का एक ग्लास का बना हुआ अपरेटस होता है। इसमें से एक आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपके पास एक गिलास का जो है एक गिलास का सिलेंडर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं, तो डायग्राम में थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम में पहले हम इनके पार्ट्स को जस्ट नेम से समझेंगे और फिर इसके बाद जो इनका प्रोसीजर है कि किस तरीके से इस अपरेटस को यूज़ किया और जो है किस तरीके से जो है कूलम ने फोर्स को जो है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इससे पहले बताता चलूँ कि देखिए कूलम लॉ बेसिकली हमारे पास है क्या। तो आपको पता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या फिर इसको कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। तो कूलम ने क्या किया? कूलम ने इन फोर्स को इस फोर्स की क्वांटिटेटिव डेरिवेशन की, इसके लिए फार्मूला ड्राइव किया जिससे हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मालूम कर सकते थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था लेकिन कूलम जो है इसको इसमें कामयाबी मिली थी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट थी बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, वो कूलम ने जो है फर्स्ट सबसे पहले उसको कूलम ने जो है वो किया था। किस तरीके से किया था? टॉर्जन बैलेंस को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स है इसका नाम क्या है? वो उसका नाम है टॉर्जन बैलेंस। ठीक है, तो चले हम समझेंगे सबसे पहले कि ये टॉर्जन बैलेंस जो है किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रोसीजर पे जाएंगे कि किस तरीके से इसने प्रोसीड किया था, किस तरीके से क्या प्रोसीजर इसने जो है यूज़ किया था। तो ये एक डायग्राम है आपके पास। तो इस डायग्राम को मैं डायग्राम ए कहूँगा आपके आसानी के लिए और इसको मैं डायग्राम बी कहूँगा ताकि जब मैं डायग्राम ए बी की बात करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। दोनों एक ही डायग्राम है लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो है खुलकर एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें से है, थोड़ा सा डीप आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो टॉर्जन बैलेंस है, ये टॉर्जन बैलेंस हमारे पास सबसे पहले ये मुश्तमिल होता है एक गिलास सिलेंडर में। ठीक है, आप देख सकते हो आम गिलास का ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इस एक गिलास सिलेंडर में और इस गिलास सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब लगा हुआ होता है। ठीक है, और इस गिलास ट्यूब के ऊपर यहाँ पर एक हेड होता है। सही है, और इस हेड को हम कहते हैं टॉर्जन, इसको कहा जाता है टॉर्जन हेड, क्योंकि अपरेटस का नाम टॉर्जन बैलेंस है तो ये हो जाएगा टॉर्जन हेड। ठीक है, तो ये एक टॉर्जन हेड है। सही है, और यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई। सही है, अब अगर आप सिलेंडर में देखें, ठीक है, तो अगर आप इस सिलेंडर को देखें तो इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास तीन स्पेयर जो है वो मौजूद है। ठीक है, इन तीन स्पेयर में से जो ये दो स्पेयर है, ठीक है, इन दो स्पेयर पर चार्ज होगा। ठीक है, ये चार्ज स्पेयर होंगे। ठीक है, इस पर हम चार्ज क्रिएट कराएंगे। कैसे कराएंगे आगे आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें से ये जो एक ये वाला स्पेयर है तो ये स्पेयर जस्ट
इस स्पेयर को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो दो स्पेयर है, ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम बी में दिखाऊं ये दो स्पेयर, ठीक है, तो डायग्राम बी में ये दो स्पेयर यहाँ पर है। ठीक है, ये दो स्पेयर जो है एक रॉड से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, और इस रॉड को या हाँ एक रॉड से कनेक्टेड है, और इस रॉड को जो है हम कहते हैं आर्म, या फिर इसको हम निडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये निडल भी हो सकता है या फिर हमारे पास आर्म भी हो सकता है। ठीक है, और इस निडल और इस आर्म के बिल्कुल सेंटर से यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक थ्रेड जो है, एक थ्रेड, एक जो है फाइबर आप कह सकते हो या एक स्ट्रिंग कह सकते हो, इसके साथ ये अटैच है। अगर आप डायग्राम ए में देखेंगे तो आप यहाँ देखें कि ये थ्रेड जो है इस गिलास ट्यूब से होता हुआ नीचे आया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर अटैच है। ठीक है, अब ये थ्रेड जो है इसने ये अटैच है, और ये दूसरा स्पेयर जो है सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए है ताकि ये एक साइड पर झुके नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अब ये थ्रेड जो है ये ऊपर जाके यहाँ पर इस टॉर्जन हेड तक आया है। ठीक है, ये इस टॉर्जन हेड तक आया है, और टॉर्जन हेड में ये यहाँ पर अटैच है इस स्प्रिंग के साथ, इस टेंशन स्प्रिंग के साथ। ठीक है, और ये टेंशन स्प्रिंग या इसको टॉर्जन स्प्रिंग भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा बच्चों के जो खिलौने होते हैं, ख़ासतौर पर जो मोटर कार होती है जिसको आप चाबी से, थोड़ी सी चाबी टाइप की होती है। ठीक है, उसको आप रोटेट करते हो और फिर जब आप इसको छोड़ते हो तो फिर ये रोटेट होके आपके पास वो आगे की तरफ मोशन करता है। तो ये वही बिल्कुल जो है वही स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये थ्रेड इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पर एक पॉइंटर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ। ठीक है, ये एक पॉइंटर है, आप देख सकते हो ये रेड कलर का एक जो है वो पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंटर का काम क्या होता है चलिए ये भी बता देता हूँ। ये पॉइंटर है, चलिए मैं इसको नोट भी करूँ, पॉइंटर है। इस पॉइंटर के साथ जो है यहाँ पर एक स्केल भी लगा हुआ होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक स्केल है। यहाँ पर देखिए ये मार्किंग हुई होती है, यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा क्या है, स्केल है। ठीक है, ये पॉइंटर कनेक्टेड होता है इस स्प्रिंग के साथ। ठीक है, बस आपको सिर्फ अभी यहाँ तक समझना है कि स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है तो इसका काम क्या है। तो ये हुआ हमारे पास जो है थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अच्छा, इसमें से एक बात ये नोट कर ले कि यहाँ पर भी एक हमारे पास स्केल होता है। ठीक है, और ये स्केल यूज़ होता है इन दो चार्ज स्पेयर के बीच में डिस्टेंस को मालूम करने के लिए, जिसको हमने यहाँ पर डिस्टेंस आर कहा है। अगर आप डायग्राम बी में देखेंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा कि ये दो स्पेयर है जो चार्ज स्पेयर है, और इनके बीच में ये डिस्टेंस जो है ये आर है। और इसको मालूम करने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो हमारे पास सेंटीमीटर रूलर होता है, और ये अमूमन इसके ऊपर जो है बना हुआ होता है, जिससे हम डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं और इस चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को मालूम करते हैं। तो ये तो था इसका कुछ कंस्ट्रक्शन के किस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट है, कौन सा पार्ट जो है किस तरीके से अटैच है यहाँ पर, ये तमाम चीज़ें अब आपने जानी। अब आते हैं प्रोसीजर की जानिब के जो है कूलम ने किस तरीके से चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट किया था। देखिए ये जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज स्पेयर है, तो ये आप देख सकते हो कि ये चार्ज स्पेयर जो है एक वर्टिकल रॉड के साथ अटैच है। और मज़े की बात ये है कि इस वर्टिकल रॉड को जो है हम यहाँ से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो कूलम ने इसको बाहर की तरफ निकाला। ठीक है, और इस स्पेयर को, ठीक है, इस स्पेयर को उसने चार्ज किया। अब उसने चार्ज कैसे किया, उसने उस टाइम चार्ज जो है इसको एक पुर से जो है इसको रब किया कपड़े से। ठीक है, वुलन क्लॉथ से या पुर के कपड़े से इसको जो है रब किया, तो इस पे जो है चार्जेस क्रिएट हो गई है, और फिर दोबारा से यहाँ पर इसको इंटर कर दिया। तो अब देखिए अगर ये चार्ज आपके पास ये स्पेयर चार्ज हुआ, और फिर क्या किया कि इस थ्रेड के साथ जो ये वाले स्पेयर्स अटैच है, ख़ास तौर पर ये वाला स्पेयर, ठीक है, तो इस स्पेयर को इसके साथ टच कर दिया। तो आपको पता है कि जब एक चार्ज बॉडी के साथ दूसरा स्पेयर मेटेलिक स्पेयर जो है वो अटैच होगा, टच होगा, तो इसमें चार्ज की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और इस स्पेयर पर जितना भी चार्ज आया होगा, अगर मैं आपको डायग्राम बी में दिखाऊं, इसको मैं स्पेयर बी कह देता हूं, इसको स्पेयर ए कह देता हूं। तो अगर डायग्राम बी में मैं आपको दिखाऊं तो ये स्पेयर बी है। तो स्पेयर बी के साथ जब ये स्पेयर टच होगा तो स्पेयर बी पर जितना भी चार्ज क्यों होगा वो चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा। आधा चार्ज यहाँ पर स्पेयर बी में रह जाएगा और आधा चार्ज जो है वो स्पेयर ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दोनों जो चार्जेस है दोनों के ऊपर चार्जेस आएंगे।
लेकिन यहाँ पर देखें कि दोनों चार्जेस जो आएंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे। सिमिलर नेचर के इस लिहाज से होंगे क्योंकि अगर ये इस पर नेगेटिव चार्ज होगा इस पेयर पर, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज इस पेयर को ट्रांसफ़र करेगा, इससे कुछ प्रोटॉन जो है ये इसको कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्पेयर पर, चाहे इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं चाहे इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, दोनों स्पेयर पर आपके पास सेम नेचर का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है कि सेम नेचर का चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके रिपेल्जन से क्या होगा, इसके रिपेल्जन से इन दोनों चार्जेस के बीच में जो है यहाँ पर डिस्टेंस r प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस r जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये इस डिस्टेंस r से क्या होगा, जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस, इस डायग्राम बी में मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये डिस्टेंस r प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस r प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस थ्रेड में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, इसमें से ट्विस्ट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, तो यहाँ पर डायग्राम बी में देखें, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये तो अटैच है स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग जो है यहाँ पर इस स्प्रिंग में से टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। ये स्प्रिंग जो है हमारे पास जो है थोड़ा सा ये कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये कंप्रेस होगा तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पर एक पॉइंटर जो है अटैच है, और ये पॉइंटर जो है आपको और पॉइंटर के साथ साथ स्केल है। तो जब स्ट्रिंग जो है इसमें से ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो स्प्रिंग जो है वो उसमें भी ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये पॉइंटर जो है ये आपके पास मूवमेंट करेगा, और ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा। ये रीडिंग किस चीज़ का होगा, तो जाहिर सी बात है ये रीडिंग जो होगा वो हमारे पास फोर्स का ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स का होगा, क्योंकि देखिए ये इस पॉइंटर की मूवमेंट जो है यहाँ पर डायग्राम ए में देखें तो इस पॉइंटर की मूवमेंट जो है वो इस स्ट्रिंग की वजह से है, ठीक है। और स्ट्रिंग की मूवमेंट जो है वो किस वजह से है, इन दो स्पेयर के रिपल्सिव फोर्स की वजह से है। जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा इन दो स्पेयर में, उतना ही ज़्यादा जो है हमारे पास क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में ज़्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और जब ज़्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर स्प्रिंग ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट होगा, और इसके साथ साथ पॉइंटर जो है आपको रीडिंग दिखाएगा। न्यूटन ने यही किया, न्यूटन ने यही काम किया कि इस स्पेयर को, ये वाला स्पेयर जो है, इस स्पेयर को चार्ज जो है इनका चेंज करता गया, ठीक है। और उस चार्ज चेंज करने की वजह से यहाँ पर इस स्केल पर फोर्स की रीडिंग लेता गया, ठीक है। और इस डिस्टेंस r जो यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है, इसको क्लियरली ऑब्जर्व करता गया, ठीक है। और उसके पास एक बहुत बड़ा डेटा शीट और डेटा चार्ज जो है उसने बनाया, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है वो इस नतीजे पर पहुंचा, ठीक है। उनका कंक्लूजन क्या था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और रीडिंग लेने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये दोनों चार्जेस के Q1 और Q2, Q1 स्पेयर ए का चार्ज है और Q2 स्पेयर बी का चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस के किस पे डिपेंड करता है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, चार्ज आप बढ़ाएंगे, कोई एक चार्ज भी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास बढ़ेगा, भले दूसरा चार्ज आपने बढ़ाया नहीं हो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चार्ज बढ़ेगा, ये किसी एक चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी एक पर नहीं करता, बल्कि दोनों पर एट अ टाइम डिपेंड कर रहा होता है, दोनों के प्रोडक्ट्स पर जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। तो एक तो इसने ये ऑब्जर्वेशन ले ली। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन इसने ली थी, वो दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि कूलम ने ये देखा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दो चार्जेस के बीच में, यहाँ पर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, लेट सपोज ये दो चार्जेस है और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r यहाँ पर बनाया गया है, दो चार्जेस है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस r के, बल्कि r के स्क्वायर के, ठीक है। कूलम ने जब इस डिस्टेंस को डबल किया, ठीक है, ये दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है इसने जब इस डिस्टेंस को डबल किया, 2r किया, ठीक है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो कूलम्बिक फोर्स है ऊपर स्केल से उसके पास रीडिंग आई, तो वो कूलम्बिक फोर्स जो है वो 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ हुई, ठीक है, 4 टाइम्स जो है वो क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब है
कि ये सिर्फ आर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आर के स्क्वायर पर डिपेंड करता है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आर की जगह जो है 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन अगर आप 2 पुट करेंगे, इस डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो आपके पास ये 4 टाइम कम होगा। तो यही वजह थी कि न्यूटन ने कहा, न्यूटन को ये एहसास हुआ, इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है बल्कि ये तो आर पर भी डिपेंड करता है और आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बल्कि आर के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर इन ऑब्जर्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो इन ऑब्जर्वेशन से जो हमारे पास कंबाइन इक्वेशन आएगी तो वो आएगा इज इक्वल टू, या चले डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है, इसको थोड़ा सा अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे मार्कर की साइज़ को कम करने दो। ठीक है, तो अगर फर्दर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था, ठीक है, F इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था वो कांस्टेंट को हम कहते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और वो के बराबर होता है Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास था कूलम्ब लॉ। ठीक है, यहाँ पर के पर जो है हम ज़रूर बात करेंगे, के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। के यहाँ पर क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वेयर के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि कांस्टेंट है लेकिन इसके बावजूद हर कांस्टेंट की तरह ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूँगा तो इसकी डिपेंडेंसी जो है जो है डिपेंड करेगा किस चीज़ पर। पहला ये डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट पर, इसकी वैल्यू जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगी। अच्छा, पहले तो आप देखें कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, और यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट देखिए इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर मैं इस आर स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो देखिए फोर्स हो जाएगा, और आर स्क्वायर तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, आर स्क्वायर का होगा तो आर का यूनिट मीटर, तो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये टर्म यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भेजूंगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड में कूलम आ जाएगा। तो कूलम और कूलम को मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, तो जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट पर। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट पर। जाहिर सी बात है अगर आप सिस्टम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम आप चेंज करें तो इसके वैल्यू पर ओवरऑल जो इसकी वैल्यू होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूँगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूनिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है ये सेम नहीं रहेगा, बल्कि ये फैक्टर जो है आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है, ज़रा इस बात को देख लेते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम बिटवीन चार्जेस, मटेरियल मीडियम बिटवीन चार्जेस, जो चार्जेस है और इन दो चार्जेस के बीच में जो ये मटेरियल मीडियम है, ये इस मटेरियल मीडियम पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, तो अगर मैं इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आपको बताऊं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ के जो है, के की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो हमारे पास बराबर है के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये इसके बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूँगा तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा से लिखना चाहूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सही आ जाए। सही है, तो ये है परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे हम बात करेंगे अभी।
ठीक है, कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बल्कि परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। लेकिन पहले इस कूलम्ब फार्मूले को थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर इस कूलम्ब फार्मूले में मैं इस के की वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये कैसे बनेगा, चले आके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें से के की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास जो ये कूलम्बिक फोर्स होगी ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एप्सिलॉन नॉट पर अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास कूलम्ब लॉ का स्केलर फॉर्म बना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो ये जो कूलम्ब लॉ है उसका क्या है, स्केलर फॉर्म है, ठीक है। इसमें से आप Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, और R जो डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में प्रोड्यूस होगा, मीडियम अगर आपने जो यूज़ किया है उसकी परमिटिविटी आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 4 पाई कांस्टेंट है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें पुट करेंगे तो आप जो है थ्योरेटिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। ये फार्मूला न्यूटन ने जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, और ड्राइव किया था। ये स्केलर फॉर्म है। इसके बाद हम क्या अभी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। तो चले मैं यहाँ पर लिख दूँ कि परमिटिविटी, परमिटिविटी सही है। अच्छा, परमिटिविटी से पहले आप यहाँ पर देखें कि कूलम लॉ जो हमारे पास था, ठीक है। तो कूलम लॉ का जो स्केलर फॉर्म है वो हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो कूलम लॉ में है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। और इसके जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो फाइंड की गई है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से उसके यूनिट से हम जानेंगे कि परमिटिविटी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास थी 8.85 एक्सपोनेंट -12 थी, ठीक है। यूनिट क्या बनेगा इसका, तो जाहिर सी बात है अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि के की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और के यहाँ पर नोमिनेटर में है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मालूम करना हो तो इस एप्सिलॉन नॉट को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और के को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, ठीक है, और के नीचे आएगा, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट इस इक्वेशन से बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो के का जो भी यूनिट होगा उस यूनिट को आप क्या करेंगे, उल्टा कर दे, ठीक है। तो के का यूनिट क्या है हमारे पास, के का यूनिट हमारे पास था न्यूटन, अब ये भी मैंने आपको बताया, मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब ऊपर चला जाएगा और इसका यूनिट बनेगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि इसका जो यूनिट बनेगा वो यूनिट क्या होगा, वो के वैल्यू के उलट होगा, ठीक है। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है ये इसकी वैल्यू बनी, ठीक है। अगर इस यूनिट को मैं थोड़ा सा जो है और इसको मैं मॉडिफाई करूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको सॉल्व करूं यूनिट से, मैंने आपको बताया कि यूनिट से हम परमिटिविटी की डेफिनेशन को निकालेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशन रखे, सही है। अब देखिए ज़रा, मैं इसको क्या, इस यूनिट को मैं यूँ नहीं लिख सकता, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ठीक है, और यहाँ से मैं लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, ये बराबर होता है फेराड के, ठीक है। और फेराड किस चीज़ का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो इस लिहाज से जो दूसरा यूनिट बना, जो इसका एक तो ये यूनिट बना और इसका जो दूसरा यूनिट बना वो ये बना पेराड पर मीटर। चले आए अब परमिटिविटी को समझते हैं कि परमिटिविटी क्या है। पेराड पर मीटर जो है ये हमारा बड़ा हेल्प करेगा इस परमिटिविटी के कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, परमिटिविटी निकली है परमिशन से, ठीक है। ये किस चीज़ से निकली है, परमिशन से निकली है, ठीक है, वर्ड परमिशन से निकली है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस ले लूँ, ठीक है, मेरे पास एक 2 पॉइंट चार्जेस थे, चले मैं इन 2 पॉइंट चार्जेस को यहाँ से उठा के नीचे ले आता हूँ,
ठीक है। लेट सपोज कर ले कि मैं अगर 2 पॉइंट चार्जेस ले लूँ, तो आप देख सकते हो कि इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हमारे पास जो है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मीडियम होगा। ठीक है, मैं चले इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच में हमारे पास क्या होगा, कुछ मीडियम होगा। लेट सपोज मीडियम है, ठीक है, लेट सपोज एयर है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस जानिब होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए ये जो फोर्स है आपके पास, ये इस मीडियम से ट्रेवल करेगा, इस मीडियम से पास होगा। ठीक है, तो अब इस सेंटर में जो यहाँ पर हमारे पास मीडियम है, तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मीडियम की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करती है। कितना अलाउ करती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम, मीडियम की वो प्रॉपर्टी विच इफेक्ट the electrostatic force, the electrostatic force between two point charges, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो वो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इफेक्ट करे। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी और परमिटिविटी हम उसको कहेंगे। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ, परमिटिविटी का मतलब ये है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो ये मीडियम है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना परमिट कर रहा है, कितनी परमिशन दे रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कि वो इस मीडियम से पास हो जाए। ठीक है, तो इस परमिशन को हम क्या कहेंगे, परमिटिविटी कहेंगे। असल में अगर आप इस यूनिट को देख ले तो पेराड पर मीटर का यहाँ पर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। देखिए पेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है, और कैपेसिटेंस हमारे पास यूज़ होता है, ये स्टोरेज का यूनिट है। कैपेसिटर हमारे पास ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये इन दो चार्जेस, लेट सपोज अगर इन चार्जेस के बीच में ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, पर मीटर है ना, 1 मीटर का ये डिस्टेंस है लेट सपोज, तो ये इस 1 मीटर के डिस्टेंस, जब ये फोर्स इनके बीच में, जब फोर्स जो है वो इस 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा, तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है इस मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो अपने साथ स्टोर करके रखेगी, और कुछ अमाउंट जो बकाया फोर्स होगा वो फोर्स जो है इसको अलाउ करेगी कि इस मीडियम से पास हो जाए। दोबारा से सुने, अगर इन दो चार्जेस के बीच में जो ये डिस्टेंस है अगर ये 1 मीटर का है, ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब ये है कि जब इनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास होगा तो इसमें से फेराड पर मीटर, तो जो है आपके पास ये पार्टिकल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ स्टोर करके रखेगी, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी कुछ फोर्स को जो है वो अलाउ करेगी कि वो इन उस मीडियम से पास हो जाए। ठीक है, हर एक मीडियम की ये प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बिटवीन टू चार्जेस अलग अलग होती है। ठीक है, आपके पास वाटर की परमिटिविटी अलग है, एयर की परमिटिविटी अलग है। ठीक है, अब देखिए अगर ये दो चार्जेस जो है स्पेस में, प्री स्पेस में आपके पास रखे हुए होंगे, तो इन दो चार्जेस जो अगर इसको हम प्री स्पेस में रखेंगे, तो प्री स्पेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सचेंज को कितना अलाउ करती है, उसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ प्री स्पेस। ठीक है, तो यकीनन आपको परमिटिविटी के बारे में कुछ आइडिया जो है वो डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और भी याद रख लें कि परमिटिविटी और परमिशन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो अब परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, परमिटिविटी अगर किसी मीडियम की जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो फिर आपके पास परमिशन उतना ही कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, याद रखें। ठीक है, परमिशन, ठीक है, परमिशन और परमिटिविटी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर कोई मीडियम है, लेट सपोज मीडियम मेरे पास है, लेट सपोज वाटर है, तो वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, तो वाटर की जो परमिटिविटी ज़्यादा होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इतना तो परमिशन क्या होता है, कम होता है, वो कम परमिट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होता है मीडियम रखने से यहाँ पर।
ठीक है। एयर में ज़्यादा होता है, वैक्यूम में उससे भी ज़्यादा होता है, तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है। तो परमिटिविटी और परमिशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितनी ज़्यादा मीडियम की परमिटिविटी होगी उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनसे पास होगा, वो उतनी कम परमिशन देगा कि हमसे जो है पास हो जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये परमिटिविटी। तो अब कूलम लॉ में जो ये हमारे पास टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम ये एप्सिलॉन नॉट असल में क्या है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस है। ठीक है, तो ये दो जो हमारे पास चार्ज थे वो फ्री स्पेस में रखे हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मटेरियल मीडियम, अगर हम दो चार्जेस के बीच में रखे कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लिमिटेशन भी साथ में पढ़ेंगे कि कूलम लॉ का लिमिटेशन क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।